ओके। हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम लोग कर रहे थे। और इसमें हमारे पास हम लोगों ने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिग्रीज कंप्लीट कर ली थी। एक दफा लेक्चर को देख लेते लास्ट क्लासेस के। ये हमारी लास्ट क्लास का लेक्चर था, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टोटल रेवेन्यू। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ जो है वो कंप्लीट हो गई थी। और इसके बाद अब हमारे पास अगली चीज़ है, दैट इज फैक्टर्स that will determine whether the good is elastic or inelastic। ठीक है। तो हमारे पास हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं, फैक्टर्स affecting price elasticity of demand। हमने ये हेडिंग पुट ऑन कर ली। ठीक है। अब हमारे पास बेटा देखिए, एक बात को आपने समझना है कि हम लोग जिन इलास्टिसिटी की डिग्रीज की यहाँ पर बात करेंगे, वो सिर्फ इलास्टिक और इनइलास्टिक होगा। तो जो भी फैक्टर्स होंगे, यानी जितने भी हमारे पास फैक्टर्स की हम लोग बात करेंगे, दे विल शो दैट वेदर द गुड इज इलास्टिक, फर्स्ट केस। ठीक है। हमारे पास फर्स्ट केस आ जाता है इलास्टिक। ठीक है। और हमारे पास दूसरा केस इसका आ जाता है इनइलास्टिक का। ठीक है। ये हमें बेसिकली पता चल रहा होगा इन फैक्टर्स से। ठीक है ना। जो बाकी इलास्टिसिटीज हैं वो इसलिए पता नहीं चलेंगी क्योंकि वो रियलिटी से कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं। ठीक है। तो इसीलिए हम अपने पास जो फैक्टर्स हैं उनमें इलास्टिक और इनइलास्टिक को देखेंगे तो थोड़ा सा चीज को समझ लेते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं इलास्टिक की, तो इलास्टिक में हम लोगों ने चीज अंडरस्टैंड की थी कि यहाँ हमारे पास देयर इज हाई रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है। और हाई रिस्पॉन्सिवनेस से होता ये है कि कस्टमर फौरन से रिस्पॉन्ड करता है। यानी अगर हमारे पास प्राइसेस थोड़ी सी चेंज होंगी तो उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बहुत ज़्यादा परसेंटेज से चेंज हो जाएगी। ठीक है ना। ये चीज़ हमने एग्जामिनर को बता दी। और इसके अकॉर्डिंग ऑब्वियस है टोटल रेवेन्यू का भी फिर इफेक्ट उसी के अकॉर्डिंग आएगा। तो टोटल रेवेन्यू की अगर बात करें तो प्राइस के इंक्रीज होने से हमारा टोटल रेवेन्यू गिरता है इलास्टिक डिमांड के अंदर। और प्राइस के इंक्रीज सॉरी डिक्रीज होने से टोटल रेवेन्यू बढ़ता है, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव रिलेशन होता है प्राइस और टोटल रेवेन्यू का। ये हमारे पास सिचुएशन थी। और इसी सिचुएशन को हम आगे कैरी फॉरवर्ड भी कर लेंगे, लेकिन पहले इन इलास्टिक को देख लें। अगर इन इलास्टिक की बात करें बेटा, तो इन इलास्टिक में हमारे पास देयर वाज लो कंज्यूमर रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है ना। और लो कंज्यूमर रिस्पॉन्सिवनेस से हमारे पास जो इन इलास्टिक में केस होता था वो ये होता था कि हमारे पास प्राइसेस को हम ज्यादा परसेंटेज से चेंज कर रहे होते हैं। ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी में बहुत स्मॉल चेंज आ रहा होता है ड्यू टू लो रिस्पॉन्सिवनेस और लो कंज्यूमर रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है। तो ऑब्वियस है कि प्राइस इंक्रीज होगी तो टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होगा, और अगर प्राइस डिक्रीज होगी तो टोटल रेवेन्यू भी डिक्रीज हो रहा होगा। तो ये हमारे पास क्राइटेरिया था इलास्टिसिटी में, इलास्टिक और इनइलास्टिक का। तो अगर मैं यहाँ पर इलास्टिक डिमांड एंड इनइलास्टिक डिमांड की बात कर लूँ, तो मैं डायग्राम बनाकर अपना रिविजन कर लेता हूँ और उसके बाद फैक्टर्स पे मूव ऑन होता हूँ। हमारे पास एक डायग्राम बनेगी यहाँ पर इलास्टिक की, जिसमें हम लोग अपना जो डायग्राम है वो कुछ स्लांट स्लोप की तरह बनाएंगे। ठीक है। और हमारे पास जब हम इन इलास्टिक डिमांड की बात करेंगे तो उसमें हम लोग जो है वो डायग्राम को एक स्टीप स्लोप बना रहे होंगे। ठीक है। इस तरीके से हमें पता है कि हमें अपने पास सबसे पहले करना ये होता है बेसिक प्राइस पॉइंट ए ऑन द डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है। हम अपनी प्राइस को थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग प्राइस हमने रिड्यूस की, मूव हो गए पॉइंट ए से पॉइंट बी पे। हमारी क्वांटिटी डिमांडेड जो है
वो इंक्रीज हो गई, दैट इज QD1। ठीक है, ये हमारे पास इन इलास्टिक में होगा, यानी हमें इन इलास्टिक के केस में एज अ प्रोड्यूसर प्राइसेस को रिड्यूस करना है। ठीक है, तो अभी मैंने सिर्फ प्राइस का रिड्यूस का ही केस बताया इलास्टिक के अंदर। अगर इन इलास्टिक की बात करें, बेसिक प्राइस, पॉइंट ए एंड क्वांटिटी डिमांड निकाल ली। हम जब प्राइस को इंक्रीज करेंगे ज्यादा परसेंटेज से फ्रॉम P to P1, तो उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी डिमांड जो है वो बहुत कम परसेंटेज से गिर रही होगी, और मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मूव हो जाऊंगा। ठीक हो गया? ये हमारे पास इस तरीके से चीजें थी। लेबलिंग कर लेते हैं यहाँ पर, प्राइसेस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपने फैक्टर्स पे। तो सबसे पहला बेटा जो हमारे पास फैक्टर होगा वो है नंबर ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। नंबर ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स में बेसिकली बेटा समझने की चीज ये है कि अगर हमारे पास देयर आर हाई नंबर ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग होगा ये सिचुएशन, ये अराइज होगी हमारे पास कि हाई नंबर ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स में देयर विल बी हाई कंज्यूमर रिस्पॉन्सिवनेस। अच्छा, अब जब कंज्यूमर्स की रिस्पॉन्सिवनेस हाई होगी तो उसके केस में सबसे पहले समझना, ये नंबर ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट ज्यादा है तो कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिवनेस ज्यादा है। अब कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिवनेस ज्यादा क्यों है? क्योंकि अ कंज्यूमर कैन स्विच इजीली, ठीक है ना, इन बिटवीन प्रोडक्ट्स। और जब वो इजीली स्विच कर सकेगा तो इसका ये मतलब है कि उस गुड के लिए उसकी डिमांड जो है हो जाएगी इलास्टिक डिमांड। तो ये हमारे पास आ गया इलास्टिक डिमांड। ठीक है, लेकिन अगर इसी तरह हमारे पास केस ऑपोजिट हो जाए, यानी हमारे पास देर आर लो नंबर ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, तो जब लो नंबर ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होंगे तो इसका ये मतलब है कि देर विल बी लो कंज्यूमर रिस्पॉन्सिवनेस। और जब लो कंज्यूमर रिस्पॉन्सिवनेस होगी तो इट विल बी डिफिकल्ट टू switch due to the unavailability of substitutes, therefore resulting in an inelastic demand। ठीक हो गया? तो हमारे पास इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा गुड जो है वो आइदर इलास्टिक है या इन इलास्टिक है। ये हमारे पास सबसे पहला फैक्टर हो जाता है। ठीक है, अगले फैक्टर पे आ जाते हैं। नंबर ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स के बाद अगला फैक्टर वो है नेचर ऑफ अ गुड। अगर नेचर ऑफ अ गुड की बात करें, ठीक है ना, तो हमारे पास हम लोग इसमें ये चीज अंडरस्टैंड करते हैं, इट इज नेसेसिटी वर्सेस लग्जरी। तो बेटा पॉइंट समझने का ये है कि नेसेसिटी के हमारे पास देर आर लो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, जबकि लग्जरी की अगर बात करें तो उसके हमारे पास देर आर हाई क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। ठीक है, नेसेसिटी की अगर बात करें तो उसके केस में हमारे पास जब अवेलेबल सब्स्टिट्यूट्स भी कम होते हैं, आप देख लें ब्रेड के कितने सब्स्टिट्यूट्स हैं आपके पास, आप गिन सकते हैं, जहां आप गिन सकते हैं वहां बहुत रैरिटी आ जाती है ना। ठीक है,
तो जब लो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होंगे तो हमारा जो स्विच है वो डिफिकल्ट हो जाएगा। मैं इसको इस तरीके से, डिफिकल्ट टू स्विच, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बेटा, डिफिकल्ट टू स्विच। जबकि दूसरे केस में यू कैन स्विच इजीली, जिसकी वजह से आपके जो कंज्यूमर्स हैं उनकी डिमांड लग्जरी के लिए हो जाएगी इलास्टिक, और नेसेसिटी के लिए हो जाएगी इन इलास्टिक। दूसरी चीज बात समझने की ये भी है हमारे पास कि सिर्फ इलास्टिक और इन इलास्टिक इस तरीके से नहीं समझ आएगा। इसमें हम यहाँ पर अगर नोट भी करें कि अगर हम यहाँ पर प्राइसेस को ज्यादा परसेंटेज से इंक्रीज कर भी देना तो क्वांटिटी डिमांड में बहुत कम फर्क आएगा। तो जब रिस्पॉन्सिवनेस लो हो गई तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि यहाँ पर देर इज लो रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ कंज्यूमर्स। जबकि अगर मैं इस पर्टिकुलर फैक्टर की बात करता हूँ इलास्टिक डिमांड में लग्जरी की, तो यहाँ पर आप प्राइस को थोड़ा सा गिराएंगे, क्वांटिटी डिमांड बहुत ज्यादा परसेंटेज से बढ़ जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं कि देयर इज हाई रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ कंज्यूमर्स। सो इससे हमें पता चलेगा कि वेदर द गुड इज इलास्टिक और इनइलास्टिक। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला फैक्टर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। हमने दो फैक्टर्स कर लिए, नंबर ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, नेचर ऑफ अ गुड। ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है फैक्टर नंबर 3, दैट इज proportion of income spent on a commodity। तो proportion of income spent on a commodity की अगर बात कर लें, it depends on the amount of income that you are spending on a particular good। तो obvious है, चीज नोट करने की ये है कि अगर मैं बात करता हूं नेसेसिटी गुड्स की, और एक तरफ मैं बात कर लेता हूं यहां पर लग्जरी गुड्स की। ठीक है। नोट करने की चीज ये है, necessity goods are relatively cheaper, whereas luxury goods are relatively expensive। ठीक है। तो हमारे पास जो गुड relatively cheap होगा, that will take low proportion of consumer income। जबकि अगर एक्सपेंसिव गुड की बात करें तो इट विल टेक हाई proportion of consumer income। तो अगर ऐसी सिचुएशन हमारे पास अराइज हो जाती है तो उस केस में this will result, the demand for necessity goods will be inelastic। नोट कर लेंगे, यानी जो गुड्स आपके इनकम का ज्यादा प्रोपोर्शन ले रहे होंगे वो इलास्टिक हो जाएंगे, और जो कम प्रोपोर्शन ले रहे होंगे वो इनइलास्टिक हो जाएंगे। क्योंकि जो गुड्स आपके इनकम का ज्यादा प्रोपोर्शन लेते हैं तो उसके केस में आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे, मैं आपको भी लिख के दे देता हूँ कि आपके पास अगर प्राइस थोड़ी सी गिरती है, या आप कह रहे हैं अगर थोड़ी सी बढ़ती है, ज्यादा प्रोपोर्शन ले रहे हैं वैसे ही थोड़ी सी और प्राइस बढ़ गई तो और ज्यादा प्रोपोर्शन लेंगे, जिसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड ज्यादा परसेंटेज से गिर जाएगी। क्योंकि कंज्यूमर ये तो नहीं चाहेगा कि उसकी इनकम का ज्यादातर प्रोपोर्शन जो है वो इलास्टिक गुड्स में चला जाए। और इसी तरीके से जो गुड्स ज्यादा प्रोपोर्शन नहीं लेते तो उस गुड के केस में अगर प्राइस ज्यादा परसेंटेज से बढ़ भी जाए
तो क्वांटिटी डिमांड में कोई ज्यादा फर्क नहीं आता। तो दिस इज हाउ इट्स गोना वर्क, एंड दैट वाज योर फैक्टर नंबर 3। देन हमारे पास जो अगली चीज आ जाती है वो है, तीन फैक्टर्स हो गए, ठीक है। फैक्टर नंबर 4 पे आ जाते हैं। अच्छा बेटा, मुझे पहले तो कंफर्मेशन ये दे दे कि आप लोग को इन तीन फैक्टर्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। दैट इज नंबर ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, नेचर ऑफ अ गुड, एंड प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ कमोडिटी। देन वी हैव पीक एंड पीक ऑफ टाइम। अब इसको समझने की जरूरत है। पीक टाइम का मतलब क्या होता है? पीक टाइम का मतलब होता है आपका बिजी आवर्स, ठीक है। जैसे कि इसे हम इस तरीके से समझेंगे कि हमारे पास मई जून में, सॉरी जून जुलाई में ट्रैवलिंग सीजन होता है। दैट इज द पीक टाइम फॉर ट्रैवल एजेंट। एग्जाम्पल देता हूं आपको। जून जुलाई पीक टाइम फॉर ट्रैवल, ठीक है। तो ऐसे केस में हर कोई प्रेफर करता है ट्रैवल पे जाना। तो इसका ये मतलब होता है कि वो लोगों के लिए इस वक्त एक नेसेसिटी बन चुकी है, फ्रेश होना जरूरी है। तो ऐसे केस में प्रोड्यूसर देखता है ना भाई, उनकी मजबूरी है। तो अगर प्रोड्यूसर यहाँ पर प्राइसेस को ज्यादा परसेंटेज से बढ़ा भी देगा, क्वांटिटी डिमांड बहुत कम परसेंटेज से गिरेगी। क्यों? क्योंकि देर इज, भाई जो ट्रैवल पे जाता है वो सोचता है चलो खर्चा और कोई बात नहीं, फ्रेश हो जाएंगे। देर इज लो रिस्पॉन्सिवनेस, और जब लो रिस्पॉन्सिवनेस होती है तो गुड हमारे पास उसकी डिमांड हो जाती है इनइलास्टिक, ठीक है। लेकिन इसी के अकॉर्डिंग अगर हम पीक ऑफ टाइम की बात कर लें तो पीक ऑफ टाइम इज लेस बिजी आवर्स। अब ये लेस बिजी आवर्स हमारे पास आएगी एग्जाम्पल मंथ्स अदर देन जून एंड जुलाई, ठीक है। तो ये हमारे पास लेस बिजी आवर्स होते हैं, ठीक है ना, फॉर द ट्रैवल एजेंसी। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा इट इज द पीक ऑफ टाइम फॉर ट्रैवल, ठीक है। इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जब कोविड था तो कोविड के टाइम पे कोई भी ट्रैवल नहीं कर रहा था, ऑब्वियस है। सब लोग डरे हुए थे कि यार अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई भी टर्की जा रहा है, मलेशिया जा रहा है, तो वहां की गवर्नमेंट अलाउ ही नहीं करी थी किसी रेजिडेंट को यहाँ आने के लिए, फॉरेन रेजिडेंट को। क्योंकि वो देख रहे थे कि यार जरासीम जो है वो बैक्टीरिया कोविड के, वो पाकिस्तान से यहाँ लेकर आ जाएगी। इसी तरह पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी अलाउ नहीं कर रही थी किसी को। तो इसलिए ट्रैवलिंग हर जगह रुकी थी। लेकिन जैसे ही कोविड थोड़ा सा कम होना शुरू हुआ, सब लोगों ने वैक्सीन लगाना शुरू की, तो सबसे पहले एक ट्रैवल एजेंसी है यहाँ पर पाकिस्तान में, डिलक्स हॉलीडेज, उसने टर्की का पैकेज निकाला था 38,000 रुपीज का। अब 38,000 रुपीज में क्या होता है, लेकिन देखें पॉइंट कहने का मकसद ये है कि उसको मार्केट को कवर करना था। उसने देखा कि यार लोग तो ट्रैवल नहीं कर, तो मैं कम से कम पैसों का पैकेज निकालूं। क्योंकि वहाँ होटल्स भी सस्ती हो गई थी, हर चीज की प्राइस गिरी हुई थी ना, कोई प्राइस हाइकिंग था ही नहीं, ठीक है ना। तो उस केस में हमारे पास फिर होता क्या है कि फिर वही लोग ट्रैवल पे जाते हैं जिनके लिए, जिनके पास पैसा ज्यादा, तो जाहिर सी बात है वो चीज लग्जरी हो गई। ज्यादातर लोग नहीं जा रहे होते। तो उस केस में प्राइसेस हमें पता है हम थोड़ी सी गिराएंगे, क्वांटिटी डिमांड ज्यादा परसेंटेज से बढ़ जाएगी। जिसका मतलब है कि हमारे पास देयर इज हाई रिस्पॉन्सिवनेस, और उस केस में गुड की डिमांड जो है वो इलास्टिक हो जाएगी। तो ये आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमारे पास गुड की इलास्टिसिटी टाइम टू टाइम चेंज होती है, गुड की इलास्टिसिटी फैक्टर के ऊपर होती है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास एक और फैक्टर है, फैक्टर नंबर 5, दैट इज
टाइम पीरियड। अगर टाइम पीरियड की बात करें तो बेटा सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट रन की, फॉर द कंज्यूमर, ठीक है ना। शॉर्ट रन में हमारे पास जब कंज्यूमर किसी भी नई मार्केट प्लेस में एंटर होता है तो स्टार्ट में कंज्यूमर की नॉलेज जो है वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से उसे मार्केट नो हाउ नहीं होती। और जब ऐसी सिचुएशन होती है तो वो कहीं से भी जाके कोई भी प्रोडक्ट बाय कर लेता है, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है ना अवेलेबल ऑप्शंस का, ठीक है। तो ऐसे केस में देयर विल बी लो रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ कंज्यूमर। तो अगर उससे कोई ज्यादा प्राइस चार्ज कर भी लेगा तो वो कहेगा चले यार कोई बात नहीं, आप बस प्रोडक्ट दे दें। तो प्राइस के ज्यादा परसेंटेज से बढ़ने पे भी वो क्वांटिटी डिमांड को कम परसेंटेज से गिराएगा, क्योंकि वो शॉर्ट रन में ऑपरेट कर रहा है ना। उसे भी मार्केट की नो हाउ नहीं है, नॉलेज नहीं है, और वो यहाँ पर बेसिकली देखा जाए तो वो इमेच्योर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसकी रिस्पॉन्सिवनेस बहुत लो होगी। लेकिन जैसे ही वो मार्केट में टाइम स्पेंड करता है, ठीक है, दैट इज इन दी लॉन्ग रन, तो उसे चीजों का अंदाजा होना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज ये, शॉर्ट रन में उसे पता ही नहीं अवेलेबल सब्स्टिट्यूट्स क्या है, तो इसके लिए ऑब्वियस है लो सब्स्टिट्यूट्स होंगे उसके पास अवेलेबल। जबकि लॉन्ग रन में क्या होता है कि हमारे पास जो कंज्यूमर्स हैं उनकी नॉलेज इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी बेसिकली जो मार्केट नो हाउ है वो भी बढ़ जाती है, और उसके अकॉर्डिंग उनकी रिस्पॉन्सिवनेस, हाई रिस्पॉन्सिवनेस हो जाती है। और ऐसे केस में कंज्यूमर्स जो हैं वो मार्केट में रहते हुए मेच्योर हो जाते हैं टाइम टू टाइम। हाई रिस्पॉन्सिवनेस यानी वो देखेगा ना कहीं प्राइस थोड़ी सी ज्यादा है, वो क्वांटिटी डिमांड फौरन से गिराएगा, क्योंकि उसे पता है कि नंबर ऑफ अवेलेबल सब्स्टिट्यूट्स ज्यादा है, दैट इज हाई सब्स्टिट्यूट्स। तो ये हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था। एंड आई होप आप लोगों को इस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक दफा देख लें बेटा, ये हम लोगों ने फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करने की कोशिश की थी, जिसमें हम लोगों ने इलास्टिक डिमांड पहले समझ लिया था होता क्या है, इन इलास्टिक डिमांड समझ लिया था क्या होता है, उसकी डायग्राम किस तरीके से बनती है, ठीक है ना। देन उसके बाद हमने फैक्टर्स को शुरू किया था, नंबर ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, नेचर ऑफ अ गुड, देन proportion of income spent on a commodity, peak and peak of time, and then time period. So is that clear, guys? Just let me know.